हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का जो हमारा ये क्लास है वो बीए थर्ड ईयर ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और उनके कोर्स के अंतर्गत जो उनका पेपर 5 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। वो है नेतृत्व या लीडरशिप। अब हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत की लीडरशिप जो है वह क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, इसका महत्व क्या है और किस तरह से जो है इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है प्रशासनिक व्यवस्था में, उसकी चर्चा हम लोग जो है वो करेंगे। तो जो प्रशासन में जो नेतृत्व जो है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रशासन में कैसा भी जगह नेतृत्व की बहुत भूमिका रहती है, लेकिन प्रशासन के कंटेस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो प्रशासन में नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रहती है। और यह नेतृत्व का एक बहुत ही बड़ा गुण होता है कि प्रशासनिक संगठन की सफलता या विफलता एक उसको वो निर्धारित करती है। नेतृत्व जो है वो निर्धारित करती है किसी भी प्रशासनिक स्ट्रक्चर जो है या प्रशासनिक जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सफलता और विफलता जो है वो नेतृत्व पर निर्भर करती है। और इस संदर्भ में जो पीटर ड्रकर हैं कहे हैं, उन्होंने कहा है कि प्रशासक जो प्रशासन में नेता के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है, एक प्रशासनिक संगठन के मूल परंतु दुर्लभ साधन होते हैं। प्रशासनिक संस्थाओं की अधिकांश असफलताएं उनमें प्रभावी नेतृत्व के अभाव जो है के कारण होता है। ये बातें उन्होंने पीटर ड्रकर ने कही है कि कहीं ना कहीं जो है वो जो प्रभावशाली जो नेतृत्व होता है उसका अभाव होता है। इसके कारण से जो प्रशासनिक संस्थाएं जो हैं वो विफल हो जाती हैं, ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। इसके बाद जो एक नेता का कार्य जो होता है वो व्यक्तियों के कार्यों तथा मानवीय संबंधों पर विशेष ध्यान देना होता है। नेतृत्व या नेता का क्या कार्य होता है? नेता का कार्य जो होता है वो व्यक्तियों के कार्यों तथा मानवीय संबंधों पर विशेष ध्यान देना होता है नेता का कार्य। कोई भी जो संगठनात्मक इकाई बिना उचित नेतृत्व के प्रभावी नहीं हो सकती है। किसी भी जो संगठन के अच्छे ढंग से सुचारू होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बहुत ही ज़रूरत होती है तथा मानवीय संबंधों पर विशेष बल इसमें दिया जाता है। और कोई भी संगठनात्मक इकाई होती है वो उचित नेतृत्व के अभाव में नहीं हो सकती। और नेतृत्व जो है एक गतिशील तत्व है। नेतृत्व जो है एक गतिशील तत्व है। यह समूह के सदस्यों को संबद्ध करने वाली एक ऐसी सामूहिक शक्ति है जो समूह को अक्षुण्ण बनाए रखती है। वास्तव में नेतृत्व का कोई जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेतृत्व का कोई भी सब्स्टिट्यूट एक तरह से कहें तो नहीं है। तो ये बातें कुछ है जो हमने देखी कि कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है ये प्रशासन में या किसी भी संगठन के अंतर्गत नेतृत्व की जो क्षमता होती है, ये जो व्यक्ति का एक गुण होता है। और इससे जो है प्रशासन की या उस संस्था की सफलता विफलता सब कुछ जो है वो डिपेंड करती है कि उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी है वह किस तरह से सभी लोगों को एक को मिलाकर एक समन्वय के साथ एक अच्छे ढंग से उस संस्था को चलाता है। और ये जो महत्वपूर्ण ये जो चीज़ हो पाती है वो व्यक्ति के जो है वो नेतृत्व की जो क्षमता होती है उसी से ये संभव हो पाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ परिभाषाएं कि नेतृत्व के बारे में कुछ विचारकों ने क्या कहा है, क्या बताया है। तो जॉर्ज आर टेरी हैं, इन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व को उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया है जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने के लिए सबको प्रेरित करती है या प्रभावित करती है। मतलब नेतृत्व उस योग्यता का नाम है
नाम है जिससे कि जो भी उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए लोग अपनी इच्छा से जो है वो कार्य करना शुरू करते हैं या करते हैं, पहला चीज़। दूसरे जो विचारक हैं लिविंगस्टन जिनका नाम है, तो उन्होंने कहा है कि नेतृत्व से आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामूहिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जो है जागृत करती है, जो इच्छा है वो डेवलप करती है। और जो अगले विचारक हैं उन्होंने कहा है कि मूरे जिसका नाम है, उन्होंने कहा कि नेतृत्व को एक ऐसी योग्यता मानते हैं, मूरे जो हैं उन्होंने नेतृत्व को एक ऐसी योग्यता मानते हैं जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ये मूरे जी ने कहा है। और जॉन जी ग्लोवर हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि नेतृत्व को प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष मानते हैं ये, और कहते हैं कि जो योग्यता वो उस योग्यता सृजनशीलता, पहल, शक्ति तथा सहानुभूति को व्यक्त करता है जिसकी सहायता से संगठन प्रक्रिया में मनोबल का निर्माण करके लोगों का विश्वास, सहयोग तथा कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। मतलब इस तरह से लोगों के अंदर जो भी उनकी योग्यताएं हैं, सृजनशीलता है, पहल है, शक्ति है, सहानुभूति को व्यक्त करता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, लोगों के अंदर एक मनोबल का निर्माण होता है और वह जो है वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करते हैं। इसके बाद जो है आर्डवे जो टीड हैं, आर्डवे टीड, इनके अनुसार क्या है कि नेतृत्व उन गुणों के संयोग का नाम है, नेतृत्व उन गुणों के सहयोग का नाम है जिसको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने में योग्य होता है और विशेषकर उसके प्रभाव द्वारा अन्य लोगों स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब अपने उन व्यक्तियों पर प्रभाव एक तरह से डालता है जिससे कि जो व्यक्ति हैं वो स्वेच्छा से अपना जो है वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नेतृत्व है वो क्या है। तो नेतृत्व एक दी हुई स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किसी व्यक्ति या समूह के प्रयासों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। जो उपरोक्त हमने परिभाषाएं पढ़ी उससे हमें यही समझ में आई कि एक जो स्थित में इस जो लक्ष्य हैं प्राप्ति की दिशा में किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं और जो एक्टिविटी की जाती है वही जो है वो एक नेतृत्व होती है। अब हम देखेंगे कि नेतृत्व के प्रकार क्या है, कितने तरह की नेतृत्व जो है वो होती है। तो ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के सेवी वर्गीय शोध बोर्ड ने नेतृत्व को जो है 5 भागों में जो है वो विभाजित किया है और कहा है कि जो नेतृत्व जो होती है वो 5 तरह की होती है और उस 5 तरह में जो पहला जो होता है वो होता है नौकरशाह। तो नौकरशाह क्या होता है, मतलब नेतृत्व का जो प्रकार है उसमें पहला प्रकार जो है वो क्या है, नौकरशाह। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नेता केवल जो निर्धारित दिनचर्या जो होता है उसी से चिपका हुआ होता है, अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने में लगा होता है और अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी उसके होते हैं उनकी वह उपेक्षा करता है। तो अधीनस्थ जो ऐसे नेता के प्रति जो है वो अभी लोग जो होते हैं काफ़ी उदासीन होते हैं एवं उसकी अवज्ञा की भावना रखते हैं। मतलब इस तरह के नौकरशाह ये नौकर जो नेतृत्व के जो है इस तरह का जो नौकरशाह टाइप का जो नेतृत्व होता है उसमें जनरली क्या होता है कि जो डेली वर्क हमारा है उसी कार्य को व्यक्ति करता है। दूसरा चीज़ है कि उसमें जो अपने जो सीनियर्स होते हैं उनको सिर्फ इम्प्रेस करने में व्यक्ति लगा होता है और जो उसके नीचे के जो कर्मचारी होते हैं अधीनस्थ कर्मचारी वह उनकी उपेक्षा करता है। तो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं ऐसे नेता के प्रति क्या होते हैं, उदासीन होते हैं और वह उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं या आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो ये इसका पहला प्रकार। दूसरा जो प्रकार है वो है कि तानाशाह या अधिनायक।
इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऐसा नेता निर्देशक होता है और सम्मान की अपेक्षा करता है। ऐसा नेता निर्देशक होता है, मतलब ऑर्डर देता है, निर्देश देता है और सम्मान की अपेक्षा करता है। ऐसे नेता के अधीनस्थ जो होते हैं वो विरोधी हो जाते हैं और स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। मतलब जो तानाशाह टाइप का जो नेतृत्व होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो चूँकि ऑर्डर्स देता है, डायरेक्शन देता है वो, और सोचता है कि सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, तो करता रहता है। तो ऐसे नेता के अधीनस्थ जो है वो क्या होते हैं, जनरली विरोधी हो जाते हैं और अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में वो लोग लगे होते हैं। जो तीसरा जो प्रकार है जो बताया है उन्होंने, वो है कि कूटनीतिज्ञ तरह का नेतृत्व जो है वो क्या है, तो ऐसा नेता जो है अवसरवादी होता है और लोगों का शोषण करता है, और उस पे जो है लोगों का विश्वास जो है वो जनरली नहीं होता है। ये कूटनीतिज्ञ टाइप के जो तरह का जो नेतृत्व की क्षमता जिनमें होती है, उस वैसे लोगों का वैसे लोग जो होते हैं वो अवसरवादी जनरली होते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है कि विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ क्या होते हैं, तो ऐसा नेता केवल अपने क्षेत्र से ही संबंधित होता है। वह अपने अधीनस्थों के सहयोग के रूप में व्यवहार करता है, सहयोगी के रूप में व्यवहार करता है, और उसके सहकर्मी उसका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु वे किसी तरह के परिवर्तन के विरुद्ध होता है। मतलब इस तरह का नेतृत्व जो विशेषज्ञों की होती है, वह नेता जो होता है जो अपने कार्य क्षेत्र या उससे संबंधित होता है। दूसरा चीज़ है कि अपने अधीनस्थों के साथ उसका व्यवहार जो होता है सहयोगात्मक होता है, और जो उसके सहकर्मी जो होते हैं उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो है वो नेतृत्व जो है किसी तरह का परिवर्तन के जो है वो विरोधी होता है, परिवर्तन नहीं चाहता है। तो ये इसका चौथा प्रकार था। पांचवा जो इसका प्रकार है वो है सहभागी नेतृत्व। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो सहभागी नेतृत्व जो है अपने अधीनस्थों के साथ जो है वो घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है, चाहे वह उसके वरिष्ठ अधिकारी हों या उसके नीचे के अधिकारी हों, और उन्हें अप्रसन्न ही क्यों ना हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा वो घनिष्ठता बढ़ जाती है। होता नहीं, बहुत लोग है कि वो आपसे उतना घनिष्ठ नहीं होना चाहते हैं, फिर भी आपका जो बिहेवियर जो होता है वो काफ़ी घनिष्ठ हो जाता है उनके प्रति। तो इस तरह से जो है वो इसको नेतृत्व के प्रकार के बारे में बतलाया गया है। और जो एक विचारक हैं टेरी जो हैं, उन्होंने नेतृत्व के 6 प्रकार बतलाए हैं। इसमें है कि पहला व्यक्तिगत नेतृत्व, अव्यक्तिगत नेतृत्व, आदेशात्मक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, पैतृक नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व। ये 6 तरह के नेतृत्व जो है वो टेरी ने बताया है। और मेरी पार्कर फॉलेट जो हैं, इन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व के 3 प्रकार बतलाए हैं, पहला तो पद आधारित नेतृत्व, दूसरा व्यक्तिगत आधारित नेतृत्व और तीसरा कार्य आधारित नेतृत्व। पद आधारित जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व का आधार जो होता है वो क्या होता है, सत्ता होता है। और व्यक्ति आधारित जो नेतृत्व होता है जो है सम्मोहक व्यक्तित्व पर आधारित होता है। और फॉलेट का विचार है कि व्यक्तित्व पर आधारित जो नेतृत्व है वो सदैव जो है वो विद्यमान रहती है, और किंतु श्रेष्ठ रूप से प्रतिबंधित संगठन वही होंगे जो कार्य या ज्ञान नेतृत्व को महत्व देंगे। उन्होंने ये भी बात कही है। जो उनका तीसरा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको उन्होंने बताया है। और इस तरह से जो है जो हमने डिफिनीशंस देखें और इसके प्रकार देखें, और प्रकारों को देखने के बाद हम इनकी जो शैलियाँ हैं, जो नेतृत्व की जो शैलियाँ हैं, नेतृत्व में जो शैलियाँ देखने को मिलती हैं उनका उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें जो है पहला जो आता है वो अधिनायकी नेतृत्व होता है। अधिनायकी नेतृत्व क्या होता है, यह एक ऐसा नेतृत्व होता है जिसके अंतर्गत जो अनुयायी हैं या जो अधीनस्थ हैं वो भय से काम करते हैं। जो आपका
जो प्रशासक है उसके भय से काम करते हैं। अधीनस्थ वही कार्य करते हैं जितना उनको करने के लिए कहा जाता है। और ऐसा नेता अपने अधीनस्थों में दंड की जो भावना भर देता है, जिससे लोग जो है नौकरी के छूटने या पदावनति या मजदूरी में कमी आदि का भय जो है उनके मन में बना हुआ रहता है, और इसी भय के कारण जो है वो कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह का जो नेतृत्व होता है वो अल्पकाल के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन दीर्घ काल में जो है यह नेतृत्व जो है असफल हो जाता है। क्योंकि जो भी अधीनस्थ होते हैं जिनमें आप भय पैदा करके नेतृत्व कायम रखे हैं, तो वो क्या होगा, एक दिन उनमें असंतोष की भावना होगी और वो आपके अगेंस्ट या जा सकते हैं या चले जाते हैं। तो इस तरह से ये नेतृत्व जो है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है, जो अधिनायकीय नेतृत्व है पहला। दूसरा जो है वो है स्वेच्छाचारी नेतृत्व। इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्वेच्छाचारी नेतृत्व के अंतर्गत जो अधिनायकवादी नेतृत्व से यह अर्थ में जो है ये थोड़ा भिन्न होता है। यहाँ अपने अधीनस्थों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के अवसर जो है वो प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है। और जो तीसरा होता है वो है कि स्वच्छंदतावादी नेतृत्व। स्वच्छंदतावादी नेतृत्व, तो इस नेतृत्व में क्या होता है, तो यह एक प्रकार का नेतृत्व है जिसमें नेता अपने अनुयायी या अधीनस्थों को के साथ संपर्क जो है वो नहीं रखता है और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने एवं स्वयं निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। साथ संपर्क नहीं रखता और उनको जो लक्ष्य हैं और जो उनके निर्णय हैं उसको लेने के लिए वह उन्हें जो है वो निर्णय लेने का स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। और वास्तव में अधीनस्थों को पर्याप्त अधिकार सौंप दिए जाते हैं। ऐसा नेता मार्गदर्शन नहीं करता। तो ये हुआ जो तीसरा है स्वच्छंदवादी नेतृत्व इसके अंतर्गत। चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेतृत्व का जो एक गुण है या जो नेतृत्व के जो प्रकार हैं एक तरह से, तो उसमें आता है लोकतांत्रिक नेतृत्व। ये लोकतांत्रिक नेतृत्व क्या है, तो लोकतांत्रिक विचारों वाला जो नेता ऐसा व्यक्ति होता है जो कि समूह के साथ विचार विमर्श करके किसी भी नीति का निर्माण करता है। और इस प्रकार के नेतृत्व का अवधारणा का जो अधिकार जो है अवधारणा और अधिकार तथा निर्णयन के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। दैट मीन्स कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो अकेले जो है वो प्रशासक नहीं ले लेता है, शासक नहीं ले लेता है। वह जो है अपने जो भी अधीनस्थ हैं उनसे विचार विमर्श करके ही किसी भी तरह का जो है वो निर्णय लेता है और उनके हितों का ध्यान रखता है। तो इसके कुछ विशेष जो है वो लक्षण हैं लोकतांत्रिक जो नेतृत्व हैं वो क्या हैं, तो इसमें पहला जो है कि वह विचार विमर्श द्वारा नीति का निर्माण करता है। इसमें जो अधिनायक जो तंत्र है या अधिनायक या प्रशासक जो है वह जो है विचार विमर्श द्वारा नीतियों का निर्माण करता है। दूसरा जो है इसमें है कि वह समूह के साथ परामर्श करने के बाद ही आदेश देता है। वह समूह के साथ परामर्श करता है और उसके बाद ही आदेश देता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी आदेश दे दिया। तीसरा चीज़ जो है वह अपने अधीनस्थों को अपने कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की अनुमति देता है। मतलब जो भी अधीनस्थ हैं जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो उसमें अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए वह उसके जो जवाब के लिए या उस पर डिपेंडेंट हो, तो इस तरह नहीं होता है। और जो चौथा जो होता है लोकतांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत वह है कि अपने अधीनस्थों को निर्णयों के लेने में सहभागी बनाता है और उन्हें प्रभावित भी करता है। और जब कभी ज़रूरत होती है तो वह जब अपने निर्णय लेता है तो उसमें उन लोगों से उनके भी विचार या उनको सहभागी बनाता है। उसके बाद है कि वह अगला जो विशेषता है इसकी कि वह अपने आदेशों में अंतर्निहित कारणों को स्पष्ट करता है तथा भावी योजनाओं से समूह को अवगत कराता है। वह जो है वो क्या कारण किस कारण से उसने ये आदेश दिया और जो भावी योजनाएं जो होंगी वो क्या होंगी या इम्पैक्ट उस पर क्या पड़ेगा, इन सब बातों की जो है चर्चा अपने अधीनस्थों से भी करता है। अगला जो है वह है कि वह अपने अनुयायियों को एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और उसके बाद जो है वो है कि वह कर्मचारी केंद्रित होता है, वह कर्मचारी केंद्रित अधिक होता है और कर्मचारियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इस तरह के नेतृत्व में यह देखा गया है कि जो व्यक्ति होता है वो कर्मचारी केंद्रित होता है और जो है इस तरह का नेतृत्व जो है लेने में वो अपने कर्मचारियों से जो है वो हेल्प लेता है, मदद लेता है और उनके सहयोग से ही किसी बात का निर्णय करता है और उनकी उपेक्षा नहीं करता, हर चीज़ में उनका वो ध्यान रखता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो हम लोगों ने नेतृत्व के प्रकार पढ़े और प्रकार के अंतर्गत फिर हमने 4 तरह के उसके प्रकार के बारे में पढ़ा और उसमें जो लोकतांत्रिक जो नेतृत्व था उसके बारे में अध्ययन किया। अब है कि जो नेतृत्व है तो इस नेतृत्व का जो है काम क्या है, नेतृत्व कौन सा काम करती है। तो नेतृत्व जो है वो सबसे पहला जो इसका काम है नेतृत्व का कि वो है कि जो अधीनस्थों की भावनाओं एवं समस्याओं को समझना। नेतृत्व जो क्षमता है कि उसकी क्षमता के माध्यम से जो भी अधीनस्थ हैं उनके कर्मचारी उनके नीचे, तो उनकी जो क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है संगठन में को अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए और उनकी समस्याओं को समझकर उनको दूर करने के लिए, ताकि जो वह अपना 100% उसमें दे सकें और अच्छे से काम कर सकें। दूसरा जो है सहयोग प्राप्त करना। दूसरा जो नेतृत्व का कार्य है वो क्या है कि सहयोग प्राप्त करना। तो एक प्रशासनिक संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समस्त कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव ये है। कोई एक व्यक्ति एक संगठन में चाहे कि हम काम कर ले तो उसको वो संगठन को वो पूरी तरह से सफल नहीं बना सकता एक व्यक्ति। मतलब जितने भी व्यक्ति हैं सबका सहयोग से ही उस संगठन को ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है और उसके सभी कार्यों को सही ढंग से उसका संपादन किया जा सकता है। तीसरा जो है समन्वय एवं निर्देशन, मतलब किस तरह से समन्वित किया जाए। तो एक सफल नेता का जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो होता है कि अपने अधीनस्थों के कार्यों में, आदेशों में, निर्देशन में के द्वारा, उनके कार्यों में आदेशों द्वारा, निर्देशन द्वारा समन्वय स्थापित करना, तालमेल बैठा रहे, मीन्स जिससे कि सभी कार्यों को अच्छी तरह से संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो बनी रहे और अच्छी रहे, ताकि किसी तरह का कोई जो है प्रॉब्लम जो है वो काम करने में, आदेश एवं निर्देशन की प्रक्रिया में जो मानवीय संबंधों की जो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इसके बाद है कि अनुशासन बनाए रखना। नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण काम जो है वो अनुशासन बनाए रखना भी है, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही जो वह अपने अधीनस्थों के बीच अधीनस्थों को जो है वो निर्धारित नियमों का जो पालन है वो सुचारू रूप से करने के लिए वो करा सकता है या प्रेरित कर सकता है कि जो भी रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको वह किस तरह से फॉलो करें ताकि उनके काम पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े। उसके बाद पांचवा जो इसका कार्य है वो है आदेश देना। नेतृत्व का जो पांचवा महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है कि आदेश देना, क्योंकि नेता स्वयं तो कार्य करता नहीं है, वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से क्या करता है, कार्य करवाता है। तो अतः उनके कार्य द्वारा को संपादित कराने के लिए आदेश देने पड़ते हैं। तो वो आदेश का पालन सही हो, ये करना और देखना भी जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्य होता है नेतृत्व का। और जो अगला है वो है कि प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था होना, मतलब कि संगठन की गतिविधियों में सामंजस्य एवं संतुलन को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के साथ जो है वो मधुर संबंध या भाईचारे का वातावरण, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट या गुड हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट रखना, ताकि जो है किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो और सभी लोग जो हैं वो अच्छे से सभी कार्यों को करें। और इस दिशा में नेता की इस तरह की संप्रेषण प्रक्रिया की व्यवस्था करता है कि अधीनस्थ और उसके मध्य विचारों, आदेशों आदि का आदान प्रदान जो है वो निरंतर जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करता रहता है। और इस तरह से ये इसका जो है छठा महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेतृत्व का जो
अगला महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि संगठन के प्रति निष्ठा को बनाए रखना। जिस भी संगठन के अंतर्गत हम नेतृत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो नेतृत्व का जो मुख्य इसका कार्य है वो है कि उस संगठन के प्रति जो है वो निष्ठा को बनाए रखे। और एक कुशल नेता का यह भी प्रमुख कार्य होता है कि वह अपने अधीनस्थों में संगठन के प्रति निष्ठा को बनाए रखे। उसी स्थिति में संभव हो सकता है जबकि वह निर्णयन, विशेषकर कर्मचारियों से संबंधित निर्णयन प्रक्रिया में संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में, कर्मचारियों को भागीदारी बनाने या तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधान करने हेतु निरंतर जो है वो प्रयासरत रहता है और निरंतर करता रहता है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि नेतृत्व का जो मुख्य जो कार्य होता है वो होता है कि अधीनस्थों की भावनाओं और समस्याओं को समझना, उनका सहयोग प्राप्त करना, समन्वय रखना, निर्देशनों में समन्वय रखना और अनुशासन को बनाए रखना, आदेश देना और प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था और संगठन के प्रति निष्ठा को बनाए रखना। तो ये इसके प्रमुख विशेष वो काम है। अब हम बात करेंगे कि नेतृत्व के गुण के बारे में, कि जो क्वालिटीज़ क्या है, लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो लोक प्रशासन में किसी भी प्रशासनिक उपक्रम को सफलता एवं उस उपक्रम के प्रबंधकों के नेतृत्व संबंधी गुणों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। हमने स्टार्टिंग में ही इस बात को देखा कि जो किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको अच्छे रूप से बनाए रखने के लिए एक कुशल नेतृत्व की बहुत आवश्यकता होती है। और उसका संगठन वो बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, या कितना अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा, ये सब बातें जो है वो व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता पर डिपेंड करती हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि नेतृत्व जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं या क्वालिटीज़ हैं या गुण हैं। तो जो फेयोल हैं, विचारक एक हैं, उन्होंने नेतृत्व के गुणों के बारे में बताया है और उन्होंने बताया है, कुछ उनके गुण बताए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वस्थता या क्षमता, दूसरा है साझेदारी एवं मानसिक शक्ति, तीसरा नैतिक गुण, चौथा समानता और पांचवा प्रबंधकीय योग्यताएं। तो इस आधार पर उन्होंने इसके गुणों को के बारे में बताया है। और जो एक उर्विक विचारक है, उन्होंने बताए हैं कि नेतृत्व के बारे में इनके 5 गुणों पर बल दिया है, नेतृत्व के 5 गुणों पर बल दिया है। और उन 5 गुणों में जो पहला है वो है कि साहस, इच्छा शक्ति, लोचशीलता, ज्ञान और ईमानदारी। ये 5 जो इसके महत्वपूर्ण गुण बताए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन जो ये 2 विचारक हैं, फेयोल और उर्विक, ने जो इसकी विशेषताएं बताई है उसके आधार पे जो हम देखते हैं, तो पहला जो गुण हम पाते हैं नेतृत्व में वो होता है कि आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण जो होता है नेतृत्व का होता है। एक अच्छे नेता में जो आत्म ज्ञान जो है पर आधारित जो आत्मविश्वास होता है होना चाहिए, और इस गुण के द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का विश्वास प्राप्त करता है और प्राप्त करने पर के लिए वो समर्थन जो है वो सामर्थ हो सकता है। और व्यक्ति जितने भी लोग हैं, अगर उसमें आत्मविश्वास है, और दूसरा चीज़ है कि आत्मज्ञान है, अगर ज्ञान होगा तभी आत्मविश्वास होगा। तो व्यक्ति अगर क्वालिफाइड है, उसको अच्छी तरह से ज्ञान है, तो ज्ञान से ही आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, और व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो उस आत्मविश्वास के माध्यम से वो और लोगों को भी जो है वो अपने विश्वास में ले सकता है और जो है उनको प्राप्त करने का समर्थन प्राप्त कर सकता है और भी व्यक्तियों का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका गुण है वो है कि स्फूर्ति एवं सहिष्णुता। ये क्या है कि इसमें बोनार्ड ने स्फूर्ति को शक्ति, चेतना और सजगता का मिश्रण अथवा सहिष्णुता बतलाया है। एक अच्छे नेता में यह गुण होना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही जो वह अधीनस्थ या अनुयायी जो होते हैं उनके संबंध में विचार करने के लिए सक्षम हो पाता है।
यह गुण उसे अनुभव एवं ज्ञान उसके अनुभव एवं ज्ञान में वृद्धि कराते हैं और उसके व्यक्तिगत जो प्रभाव को भी जो है वो इसको बढ़ाते हैं, जो स्फूर्ति एवं जो का जो गुण है। इसके बाद अगली जो इसके विशेषता या गुण है वो है कि संप्रेषण की योग्यता। तो एक अच्छे नेता में निर्देशों और विचारों को तथा आदेशों को अन्य व्यक्तियों तक संप्रेषित करने की जो है वो योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ संप्रेषण के परिणाम स्वरूप उसमें अन्य व्यक्तियों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको जानने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो ये है एक संप्रेषण की क्षमता के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद है अगला जो इसका गुण है वो है सत्यनिष्ठता। तो नेतृत्व का जो सर्वोत्तम ढंग से उसी समय कार्य करता है जब भी नेतृत्व सही ढंग से कब काम करता है, जब उसमें जो है वो सद्भावना, उसके बाद इसमें निष्पक्षता या सत्यनिष्ठता, नैतिकता और सुदृढ़ता और सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तभी जो है वो मतलब एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ जो है अच्छा व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है वही जो है वो उसको अच्छे ढंग से मतलब नेतृत्व कर सकता है। तो मतलब सत्यनिष्ठता जो है उसका एक महत्वपूर्ण गुण है। उसके बाद है निर्णायकता, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है। तो मतलब यह गुण जो है नेता में निर्णय लेने से संबंधित होता है और प्रत्येक नेता में किसी भी परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि प्रभावी निर्णयकर्ता पर भी संगठन की सफलता निर्भर करती है। क्योंकि जो भी प्रभावशाली निर्णय होता है उस निर्णय पर उसके संगठन की भी सफलता और विफलता निर्भर करती है। इसलिए जो निर्णय होता है, डिसीजन जो होता है, वो लेने की जो क्षमता जो है वो भी व्यक्ति नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण जो है वो गुण होता है। उसके बाद है कि उत्साहित करने की योग्यता, मतलब अपने कर्मचारियों को टाइम टू टाइम उत्साहित करना, उसको मोटिवेट करने की जो क्षमता होती है ताकि वह जो है अपना कार्य सही ढंग से कर सकें। तो इसकी भी जो है ये भी गुण जो है वो व्यक्ति में नेतृत्व में होनी चाहिए। उसके बाद साहस मतलब एक नेता में उन कार्यों को कराने जिन्हें वह ठीक समझता है, एक नेता में उन कार्यों को कराने जिसे वह ठीक समझता है का नैतिक साहस होना चाहिए कि हम और उसे लेने और निर्णयों के अनुसार कार्य करने पर अडिग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन ले लिए और फिर बाद में परेशान होकर उस डिसीजन से बैक हो गए। मतलब अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, आप में वो गुण है, तो आपको हर हाल में उस निर्णय पर अडिग रहना है, खड़े रहना है। उसको साहस के बल पर साहस से कोई भी सद्गुण जो है वो प्रभावित जो है वो फील्ड मार्शल ये कहते हैं कि कोई भी जो सद्गुण है वो प्रभावित नहीं होता है साहस से, क्योंकि विश्वास, आशा और दया आदि जो सभी सद्गुण नहीं रह पाते, ताकि उनका प्रयोग करने के लिए साहस का आश्रय लिया नहीं जाता है। ये जो है विचारक एक हैं फील्ड मार्शल स्लिम ने कहा है। इसलिए जो साहस है, साहस से क्या होता है, नेता में उन कार्यों को करने के लिए एक साहस होनी चाहिए जिसे वह ठीक समझता है, का नैतिक साहस होना चाहिए। उसे निर्णय लेने के लिए निर्णयों के अनुसार कार्य करने पर अडिग रहना चाहिए। उसके बाद है कि विचारों में लोचशीलता, जो फिक्सिबिलिटी जो होती है तो वो होनी चाहिए। तो तीव्र गति से परिवर्तनशील, जो जिस तरह से समय रोज़ जो परिवर्तन हो रहा है सामाजिक आर्थिक वातावरण में, एक नेता को लोचशीलता जो उसमें है, फिक्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, आवश्यक है। परिस्थितियों के बदलने पर उसमें अपने विचारों में परिवर्तन करने की जो है वो क्षमता होनी चाहिए। तो फिक्सिबिलिटी जो है वो भी एक नेतृत्व का महत्वपूर्ण जो है वो गुण होता है। उसके बाद है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक अच्छे नेता में उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता भी होनी चाहिए। अपने उत्तरदायित्व का वहन करने पर वह अपने नैतिक कर्तव्यों को जो है वो पूरा कर सकता है।
अगली जो इसका विशेषता है या गुण है वो है कि अनुभूति। तो एक नेता में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को, जिज्ञासाओं को, हितों को तथा परिस्थितियों को समझने की जो है वो एक अनुभूति या अनुभव करने की जो क्षमता होनी चाहिए, कि वह समझ सके कि जो अधीनस्थ जो उसके कार्य कर रहे हैं तो उनके बातों को समझने की क्षमता जो है वो होनी चाहिए, एक अच्छे नेता में माना जाता है। और वो समझ के उसके अनुरूप जो है वो काम करे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लोग ऐसे नेता के आदेशों का जो है वो पालन करते हैं, जो अपने सहभागियों के या अधीनस्थों का हितों का ध्यान रखते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, उनकी अनुभूतियों का ध्यान रखते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ के उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति जो है जो अधीनस्थ होते हैं उनके मन में भी जो है वो रिस्पेक्ट की भावना होती है, और वह जो है अपना काम जो है अच्छे ढंग से करते हैं। उसके बाद है साझेदारी। तो एक नेता में अपने अनुयायियों को अधिक से अधिक समझदारी होनी चाहिए, जिससे कि वह उन्हें उचित मार्गदर्शन दे सके और अपेक्षित मूल्यों की पूर्ति करा सके। जो भी उसका जो मूल्य है उसको जो है वो पूर्ति करा सके, इसकी क्षमता उसमें होनी चाहिए। और उसके बाद है अच्छा निर्णय। एक अच्छा गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए या गुड जजमेंट लेने वाला होना चाहिए। तो एक अच्छे नेता में भविष्य के संदर्भ में सोचने एवं समझने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि वह भविष्य में किए जाने वाले कार्यों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अच्छे निर्णय ले सकें। तो ये कुछ उसके गुण थे, और इन गुणों के आधार पर जो है जो एक नेता में 2 प्रकार के गुणों का होना नितांत आवश्यक है, ये माना जाता है। क्या है वो? पहला है अनिवार्य गुण और दूसरा है आंतरिक गुण। तो अनिवार्य गुण के अंतर्गत जो है वो जैसे कि साहस है, दूरदर्शिता है, दृढ़ संकल्प है, निर्णायकता है, बुद्धिमानी है, कल्पना शक्ति है, सक्रियता, नियोजन, समन्वय, संप्रेषण, प्रबंधन करने की क्षमता और रचनात्मक जो भी कार्य हैं आदि गुण हैं वो शामिल होते हैं। और जो आंतरिक गुण हैं उसके अंतर्गत जैसे कि सत्यनिष्ठता है, नैतिकता है, साहस, उदारता, कूटनीतिज्ञता, व्यवहार कौशल, शिष्टाचार, सामंजस्य, दया और जो परानुभूति के जो गुण हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने देखा कि जो एक लीडर है या एक नेतृत्व में का जो गुण होते हैं वो क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, संप्रेषण की योग्यता होना चाहिए, सत्यनिष्ठता, निर्णायकता, उत्साही स्वरूप का होना चाहिए, साहस, विचारों में उसकी लोचनशीलता होनी चाहिए। उसके बाद उत्तरदायित्व होनी चाहिए, साझेदारी होना चाहिए, एक अच्छा डिसीजन लेने वाला होना चाहिए और आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए, स्फूर्ति और सहिष्णुता होनी चाहिए। तो ये कुछ अच्छे नेतृत्व के जो हैं वो गुण थे जी। अगर इन गुणों को अपनाकर किसी भी प्रशासनिक स्ट्रक्चर में या प्रशासनिक संस्था में जो है वो नेतृत्व के माध्यम से उसको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रशासन में नेतृत्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। और नेतृत्व का जो गुण होता है उसकी किसी भी प्रशासनिक संगठन पर यह निर्भर करता है कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके अंतर्गत जो ये नेतृत्व की जो क्षमता होती है, गुणों की क्षमता होती है, उसकी सफलता या असफलता जो है वो निर्भर करती है। तो ये था कुछ नेतृत्व के बारे में जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आया होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न छोड़ सकती हैं, छोड़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है यहीं समाप्त होता है। नए क्लास के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।